एक छोटा सा गांव है जहां पर एक छोटे से घर में घनीदास नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता है। घनीदास के पास एक गधा है जिसका नाम बादल है। वह उस पर माटी घाट से मिट्टी लाद कर लाता है और उससे बहुत काम करवाता है और उसे कम से कम खाने के लिए देता है, जिसके कारण वह गधा घनीदास से बहुत परेशान था। एक सुबह रोज की तरह घनीदास मिट्टी लाने के लिए चल पड़ता है। ओहो, 2 घंटे हो गए लगातार चलते हुए। पता नहीं ये माटी घाट इतना दूर क्यों है। मैं तो पूरा थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ किसी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर ही आगे जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह पेड़ के नीचे चला जाता है और अपने गधे से कहता है, ले भी बादल, मेरे साथ तू भी थोड़ा आराम कर ले। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। लगता है अब की बार बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी। ऐसा कहते हुए घनीदास उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहां पर एक चिड़िया आती है और बादल से कहती है, कैसे हो गधे महाराज? सुनो टुनी, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे मालिक ने मेरा नाम बादल रखा है और मुझे तुम बादल ही पुकारा करो। अरे अरे, एक तो मैंने तुम्हारे नाम के आगे महाराज लगाया और तुम मुझ पर ही भड़क रहे हो। लगता है कि तुम्हारे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। बादल कहने से कोई गधा घोड़ा थोड़ी बन जाएगा। क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना कि सुबह से मजाक करने के लिए कोई मिला ही नहीं, इसलिए सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ ही मजाक कर लेती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तो दाना इकट्ठा करने को जा रही थी। वो क्या है ना कि मेरा पति गधों से भी ज्यादा आलसी हो गया है। पूरा दिन घोंसले में ही पड़ा रहता है और पूरे दिन मुझे ही मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा तो तुम बताओ, क्या तुम मिट्टी लाने के लिए जा रहे हो? हाँ हाँ, और पूरा दिन मेरा काम भी यही रहता है। मेरा मालिक पूरे दिन वजन लादता है और भोजन भी बहुत कम देता है, पर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा वरना खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ तुमने सही कहा। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। ठीक है, तुम जाओ। ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है। घनीदास भी बादल को लेकर माटी घाट पर आ जाता है और मिट्टी को लाद कर घर की तरफ चल पड़ता है। पता नहीं मालिक दया धर्म घर पर ही छोड़ कर आते हैं क्या? कौन भला कमर पर इतना वजन डालता है? हाय रे, मेरी कमर कहीं टूट ना जाए। घनीदास अपने गधे के साथ आ रहा ही होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त राजू मिल जाता है और बोलता है, अरे भाई घनीदास, इस बेचारे गधे की परेड क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं भाई राजू, मैं इसकी कहाँ परेड कर रहा हूँ। इस पर मिट्टी लाद कर लाया हूँ। सोचा जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती मिट्टी ले आऊं, इसके बाद तो इसको घर पर ही रखना है। पर तुम्हारा गधा आज दिखाई नहीं दे रहा। रोज तो साथ में ही ले जाते हो, आज कहाँ पर गया? वो क्या है ना घनीदास, मैंने अपना गधा बेच दिया है। अब तुम ही बताओ, अब 2-3 महीने तक उसका काम तो है नहीं। अब इतने महीने इसे कौन खिलाई पिलाई, इसलिए सोचा बेच ही देता हूँ। अरे यह तो अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें अब इसकी जरूरत भी नहीं थी। चलो अब मैं भी चलता हूँ, घर जाकर बर्तन भी बनाने हैं। ऐसा कहते हुए वह अपने अपने स्थान पर चल पड़ती हैं। इस प्रकार 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन ही बारिश शुरू हो जाती है। घनीदास बारिश के मौसम को देखते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि बारिश का मौसम अब की बार जल्दी शुरू हो जाएगा, पर इतना जल्दी शुरू हो जाएगा यह नहीं सोचा था। अब इस बारिश के मौसम में न तो मिट्टी मिलेगी और न ही अब बर्तन सूखेंगे। तो अब इस गधे का क्या करेंगे? इसे 4 महीने तक खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं, बादल को बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इसे खिलाना भी नहीं पड़ेगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अगर अभी बादल को बेच देंगे और आगे कभी इसकी जरूरत पड़ गई तो इसे लाएंगे कहाँ से? हम अभी बादल को बेचने वाले नहीं हैं। ठीक है, मत बेचो, पर आप इसे बाजार ले जाइए। बाजार में बहुत से व्यापारी आते हैं, उन्हें बोझा ढोने के लिए खच्चर की जरूरत पड़ेगी और आप इसे ले जाकर बोझा उठवाइए, इससे पैसे भी मिलेंगे
और इसके खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, यह सुझाव अच्छा है। मैं कल ही बादल को बाजार ले जाऊंगा। सुबह होते ही घनीदास बादल के साथ बाजार आ जाता है और एक जगह खड़ा होकर व्यापारियों का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद एक व्यापारी उसके पास आता है। अरे सुनो, मुझे अपनी बोरियों को ले जाना है, तो तुम्हारा गधा चाहिए था। जी जजमान, अभी आपकी बोरियों को लाद देता हूँ। इस प्रकार पूरा दिन बादल बोरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोता था और खाली समय में अन्य गधों के साथ खड़ा रहता था। अरे भाई, ये मालिक तो बहुत काम करवाते हैं। क्या तुम्हारा मालिक भी ऐसे ही काम करवाता है? मेरा तो बहुत मेहनत करवाता है। अरे मियाँ, मालिक तो सबके एक जैसे ही होते हैं। पूरा दिन मेहनत करवाते हैं और थोड़ा खाना देते हैं। अरे मालिक तो सबके एक जैसे होते हैं, पर मैं तो अपनी बुद्धि से उन्हें बेवकूफ बनाता हूँ। वो कैसे? जैसे एक दिन की बात भाई, मैं जा रहा था नमक लाद कर। रास्ते में मैंने देखी एक नदी। मैं क्या करता, बार बार उस नदी में नीचे हो जाता, जिससे सारा नमक पानी में घुल जाता और मेरा बोझ भी हल्का हो जाता और मैं तो आराम से जाता। देखा मेरे बुद्धि का कमाल। बात तो तूने सही कही है मियाँ। मैं भी ऐसे ही मालिक को बुद्धू बनाता हूँ। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो सही है। आगे मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगले दिन घनीदास ने उसके पीठ पर कपड़ों के गट्ठर लाद दिए और चल पड़ा। रास्ते में बादल को एक नदी दिखाई देती है और वह सोचता है, हाँ, अब समय आ गया है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का। अब देखना, आज मैं साबित कर दूंगा कि गधे भी समझदार और बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कहकर वह नदी में उतरता है और दूसरे गधे की तरह ही नीचे झुकता है, लेकिन गट्ठर हल्का होने की बजाय और भारी हो जाता है। सारे कपड़े भीग जाते हैं। गीले कपड़े को देखकर कुम्हार को बहुत गुस्सा आता है और वह गधे को लट्ठी से मारने लगता है। बादल को खूब मार पड़ती है और उसे भार भी ज्यादा उठाना पड़ा। अगले दिन उसने गधों को सारी बात बताई। वे हंसते हुए कहते हैं, वाह मियाँ, तूने तो ये साबित कर दिया कि तू गधा होने के साथ मूर्ख भी है। वाह वाह। अरे तेरी बुद्धि का तो जवाब नहीं भाई, तने तो गधों का नाम रोशन कर दिया। यह सुनकर बादल को बहुत बुरा लगता है। दूसरे गधे की बातों में आकर पिटाई भी हुई और ज्यादा बोझ भी उठाना पड़ा। भालपुर गांव में हरीश अपनी पत्नी व बेटे हीरा के साथ रहता है। हरीश बड़े जमींदार के यहाँ छोटी मोटी मजदूरी करके अपना घर चलाता है और उसका बेटा हीरा पढ़ाई करता है। हरीश का परिवार बड़ी ही मुश्किल से चलता है। एक सुबह अरे ओ भाई हरीश, अरे भाई घर पर ही हो क्या? सुनिए जी, बाहर रतनलाल भाई आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, शायद कोई काम होगा। ऐसा सुनते ही हरीश बाहर आ जाता है। कैसे हो रतन भाई, और आज मुझे कैसे याद किया? भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है हरीश। बस अब फसल बोने की सोच रहा था। क्या तुम मेरे खेतों की खुदाई कर दोगे? वो क्या है ना कि मुझे कुछ दिन शहर में काम है, तो खुदाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा। अगर तुम खुदाई कर दोगे तो फसल जल्दी ही बो देंगे। क्यों नहीं रतन भाई, मेरा तो काम ही यही है। तुम्हारे शहर से वापस आने से पहले मैं तुम्हारा पूरा खेत खो दूं। तुम चिंता मत करो। यह तो बहुत अच्छा होगा हरीश भाई। चलो अब मैं चलता हूँ, तो तुम आज ही आ जाना। ऐसा कहते हुए रतनलाल वहां से चला जाता है। अरे सुनती हो, मेरा खाना आज पोटली में ही डाल देना, मैं खेतों में ही खाऊंगा। ठीक है जी, पर याद करके खाना खा लेना, कहीं काम के चक्कर में आप खाना ही भूल जाओ। अरे ठीक है, नहीं भूलूंगा। और हीरा कहाँ है? वो तो जी पढ़ाई कर रहा है। चलो अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है। हरीश अपने फावड़े के साथ खेतों में चल पड़ता है और वहां पहुंचकर खुदाई का काम शुरू कर देता है। इधर हीरा अपनी माँ से कहता है,
माँ, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ पर जल्दी आ जाना। ऐसा कहते हुए वह पास के जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वह बचपन से ही आता था और सूखे पेड़ों को पानी भी देता था। तभी वह वहाँ पर एक बड़ा पेड़ देखता है जो धीरे धीरे सूख रहा था। अरे, इस पेड़ की सारी पत्तियां सूख रही है और यह पेड़ तो इतना बड़ा भी है। ऐसा सोचकर वह उसमें पानी दे देता है। अब हर रोज पानी डालने के कारण वह पेड़ हरा होने लग जाता है और कुछ ही दिनों में वह वापस हरा भरा हो जाता है। यह पेड़ हरा होने के बाद तो और भी बड़ा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन दो व्यक्ति हरीश के घर पर आते हैं। अरे ओ हरीश, बाहर निकल। तभी हरीश बाहर आ जाता है। क्यों भी हरीश, मालिक से कर्जा लेकर भूल गया है क्या? नहीं नहीं जजमान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम जब तक पैसे इकट्ठे करोगे तब तक हमें बुढ़ापा आ जाएगा। मालिक तुम्हारे ही से रवैये से अब तंग आ गए हैं और उन्होंने कहा है अगर तुमने 10 दिन के अंदर कर्जा नहीं चुकाया तो ये घर छोड़कर चले जाना। 10 दिन में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कम से कम मुझे 2-3 महीने का तो समय दो। अब तुम्हें और समय नहीं मिलेगा, या तो कर्जा चुका दो नहीं तो घर खाली कर दो। ऐसा कहते हुए वे वहां से चले जाते हैं। यह सब सुनकर हरीश की पत्नी और हीरा दुखी हो जाते हैं। पिताजी, मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाइए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर तुम मेरे साथ जाते तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और तुम्हारे जाने से भी कर्जा नहीं उतरेगा। तो जी अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें यह घर बेचना ही पड़ेगा जिससे हमारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन जी हम अब रहेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। इस प्रकार अपने माता पिता की बातें सुनकर हीरा काफी उदास हो जाता है। वह जंगल की तरफ आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह अपने आप से कहने लगता है, क्या फायदा बेटा होने का, मैं तो अपने पिताजी की मदद भी नहीं कर सकता हूँ। हीरा उदास बैठा ही होता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है। तुम उदास क्यों बैठे हो? हीरा काफी डर जाता है और फिर बोलता है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं सूख गया था, पर तुमने मुझे वापस हरा भरा कर दिया। पर तुम आज उदास दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? हीरा अपनी सारी बातें उसे बताता है और उसकी बातें सुनकर पेड़ हीरा से कहता है, मैं तुम्हारा घर तो नहीं बचा सकता हूँ, पर हाँ, तुम्हारे लिए पेड़ पर एक अच्छा सा घर जरूर बना सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कहकर वह पेड़ अपनी शाखाओं पर एक सुंदर सा घर बना देता है, जिसे देखकर हीरा बहुत खुश होता है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, तो मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है। तभी हीरा और उसके माता पिता अपना घर छोड़कर उस पेड़ के घर पर रहने आ जाते हैं। देखिए ना जी, कितना सुंदर घर है, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। यह सब हीरा की वजह से हुआ है। अब तुम बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकते हो।